नमस्कार। मन की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सबक। बाहर बारिश हो रही थी। धीमी धीमी बूंदों की रुंझन जैसे कोई पुराना सुर छेड़ रही हो। ठंडी हवा के झोंके बरामदे में बैठे सत्येंद्र जी के चेहरे को छूकर निकल रहे थे। तभी सुलोचना जी की आवाज उनके कानों में पड़ी। लीजिए जी, आपकी पसंद के प्याज और गोभी के पकोड़े बनाए हैं मैंने। आपको पसंद है ना? सत्येंद्र जी मुस्कुरा पड़ते हैं। अरे सुलोचना, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मेरा आज यही खाने का मन हो रहा था? वो धीमे से बुदबुदाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे बिना कुछ कहे सब कह दे रहे हैं। तभी अचानक एक करारी आवाज ने उस खामोश मिठास को तोड़ दिया। बाबूजी, हम सब यहाँ बैठे हैं और आप हैं कि बाहर बरामदे में जाकर बैठ गए हैं। बेटे सौरभ की आवाज सीधी आकर दिल में चुभ गई। सत्येंद्र जी का चेहरा एकदम सन्न हो गया। उनकी आंखों में जैसे वो मुस्कुराता हुआ सपना टूट गया। वो धीरे से उस खाली कुर्सी की ओर देखते हैं जहां सुलोचना जी उनके साथ बैठा करती थी। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा, बरसती बूंदें और एक सूना बरामदा। उन्होंने बेटे सौरभ की बात को अनसुना कर दिया। दरअसल अंदर घर खचाखच भरा था और इन सब के बीच अपने बरामदे में अकेले बैठे सत्येंद्र जी की आंखों में नमी थी। वो नमी सिर्फ पानी नहीं थी, वो उनके भीतर की टूटी हुई उम्मीदों का समंदर था। जिस आंगन में कभी सुलोचना जी की हंसी गूंजती थी, जहां सुबह उनकी पूजा की घंटी और दोपहर में उनके गुनगुनाने की आवाज हर कोने को जीवंत कर देती थी, वहां आज अजीब सा सन्नाटा पसरा था। दीवारें भी जैसे उदास थी, खिड़कियों से आती हवा भी भारी लग रही थी। उन्होंने निगाहें उठाकर सामने देखा। तुलसी का पौधा, जो कभी सुलोचना जी हर दिन पूजा के बाद जल चढ़ाकर सींचती थी, अब मुरझाया सा खड़ा था, जैसे वो भी अपने अस्तित्व के लिए तरस रहा हो। आंगन के कोने में पड़ी वो खाली चौकी, जिस पर सुलोचना शाम को बैठकर बुनाई करती थी, अब धूल से भरी थी। और रसोई से अब वो चूल्हे की सौंधी खुशबू नहीं आती थी, जो कभी सबको खींच लाती थी। सुलोचना जी किसी धुरी से कम नहीं थी। उनके इर्द गिर्द ही घर का हर रिश्ता घूमता था। उनके हाथों की बनी खिचड़ी में जो स्वाद था, वो सत्येंद्र जी को बीमारी में भी सबसे बड़ी दवा लगती थी। लेकिन 2 महीने पहले उनके गुजर जाने के बाद से इस घर में खामोशी ही खामोशी थी। उनकी चाय की प्याली अब यूं ही खाली रह जाती है। उनका जो चश्मा हर सुबह अखबार के साथ टेबल पर रखा होता था, अब वहीं धूल खा रहा है। उनका पलंग अब वीरान पड़ा है। तकिए की सिलवटें जैसे उनके इंतजार में ठहरी हुई हैं। घर में अब सिर्फ 75 साल के बुजुर्ग सत्येंद्र जी ही बचे हुए थे। एक समय था जब सत्येंद्र जी की आवाज से पूरा मोहल्ला थर्राता था। रिटायर्ड हेड मास्टर थे, अनुशासन की मिसाल वाले। लेकिन अब वही सत्येंद्र जी बहुत धीमे बोलते हैं, अक्सर दीवारों से बातें करते मिलते हैं। उनकी आंखों में अब सवाल हैं और चेहरे पर थकान। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। अपनी पत्नी के जाने के बाद सत्येंद्र जी काफी कमजोर हो चुके थे, बीमार रहने लगे थे। अब उन्हें भी देखभाल की जरूरत थी। घर के काम खुद से नहीं कर सकते थे वे। सुबह की दवा समय पर लेनी हो या रात को खाना गर्म करना, सब कुछ अब कठिन लगने लगा था। हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली पड़ गई थी और मन में एक स्थायी अकेलापन बस गया था। आज सुलोचना जी के जाने के 7 महीने बाद घर में अचानक पंचायत बैठी हुई थी। हाँ, इसे पंचायत ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह लोग अपनी अपनी कुर्सियां खींचकर एक गोल घेरे में बैठे थे और जिस गंभीरता से हर चेहरा तना हुआ था, वह किसी पारिवारिक चर्चा की नहीं, बल्कि किसी अदालत या न्यायालय की बैठक जैसी लग रही थी। और ये अदालत इसलिए बैठी थी क्योंकि उन्होंने निर्णय ले लिया था कि मकान को ट्रस्ट के नाम कर देंगे। हाँ, वही मकान जहां उन्होंने जिंदगी के 50 साल एक एक ईंट जोड़कर बिताए थे, जहां बेटे सौरभ की किलकारियां गूंजी थी, जहां सुलोचना जी की हंसी रात के सन्नाटे में गूंजती थी। वही
घर जो कभी परिवार का केंद्र था, अब सत्येंद्र जी ने तय कर लिया था कि उसे किसी सेवा ट्रस्ट को सौंप देंगे जो बुजुर्गों की देखभाल करता है। इस निर्णय के पीछे कोई तर्क नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ दिल और अनदेखे आंसुओं की पूरी एक किताब थी। जिस घर में अब अपनेपन की कोई चाबी नहीं बची थी, उसे अब किसी ऐसे के हाथ में देना था जो कम से कम दरवाजे को ताला तो नहीं लगाएगा। बस खबर बिजली की तरह फैल गई। फोन की घंटियां बजने लगी, कानाफूसी हुई, और जैसे ही ये खबर उनके बेटे बहू को मिली, बस आज सब लोग यहाँ जमा हो गए थे। और फिर एक एक कर और चेहरे भी घर पे दाखिल होने लगे। नजरें तो जैसे सवाल पूछ रही थी, लेकिन जुबानें सिर्फ अधिकार जताने को आई थी। आज इस वीरान पड़े घर में अचानक इतनी भीड़ थी कि दीवारें भी शायद चौंक गई होंगी। आज घर में बहुत दिनों बाद रौनक थी, लेकिन ये रौनक अपनेपन की नहीं, बल्कि अपना हक मांगने के लिए हुई थी। आज घर में सौरभ, उनका बड़ा बेटा, जो कभी महीने में एक बार फोन कर लेना भी एहसान समझता है, वो और उसकी पत्नी नेहा, जो घर आने पर सास ससुर के कमरे में झांकना जरूरी नहीं समझती थी, आई थी। उनके साथ साथ कमल जी, नेहा के पिता, जो खुद को अब इस घर का सलाहकार मानने लगे थे, और साथ में अजीत, नेहा का भाई, जो हमेशा चुप रहता था लेकिन आज जोर जोर से बोल रहा था। और सबसे जरूरी इंसान, नेहा की माँ कमला जी, आई हुई थी। सत्येंद्र जी के कुछ पुराने दोस्त जनक जी भी आए हुए थे, जिनकी आंखों में चिंता से ज्यादा विवशता थी। और अंत में खुद सत्येंद्र जी कमरे में आ गए थे, जिनकी उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन जिनकी आवाज आज सबसे शांत थी। कमरे में कुल मिलाकर लगभग 9-10 लोग थे, पर हर चेहरा अपनी अपनी बातों में मग्न था। हर किसी को अपनी बात रखनी थी। जहां नेहा गुस्से में अपनी आवाज ऊंची कर रही थी, वहीं नेहा के पिता कमल जी नियम कानून समझा रहे थे। नेहा का भाई अजीत बीच बीच में भावनात्मक तर्क दे रहा था। सब अपनी अपनी बातें बोल रहे थे और सत्येंद्र जी चुपचाप सुन रहे थे कि तभी सौरभ तेज आवाज में बोला, बाबूजी, आपने ही तो कहा था ये घर आपके बच्चों के लिए है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबूजी? ये फैसला गलत है। हमारी जिम्मेदारियां भी तो समझिए। ये घर आपके बच्चों का हक है। इसी बीच आवाज आई सरोज जी की, बहू नेहा की माँ की, जो अपने चेहरे पर गहरे अपमान और चिंता का मिश्रण लिए बोली, अरे समधी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सोच समझकर फैसला लीजिए ना। ऐसे यूं भावुक होकर क्यों इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं आप? ये घर कोई मामूली चीज नहीं है। ये तो आपकी जिंदगी भर की कमाई है, और अब आप इसे किसी ट्रस्ट को देने जा रहे हैं। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा आपने। नेहा और सौरभ को क्या मिलेगा फिर? उनकी आवाज में कोई भावुकता नहीं थी, सिर्फ अधिकार की चोट थी, जैसे किसी ने बिना पूछे उनका हिस्सा किसी को दे दिया हो। फिर जैसे उनके शब्दों ने बहस का दरवाजा खोल दिया। कमल जी, उनके पति, ने भी गंभीर स्वर में कहा, हाँ समधी जी, ये तो सोचने की बात है। आपके बेटे बहू हैं, पोते पोतियां होंगे, पूरा परिवार आपके पास है, फिर भी आप इस घर को गैरों को सौंपने की सोच रहे हैं। माता पिता की संपत्ति पर तो बच्चों का अधिकार होता है। क्या आपने सौरभ और नेहा के भविष्य के बारे में जरा भी नहीं सोचा? उनकी बातों में संवेदना नहीं, बल्कि नियम कायदे और कानून की बातों का जिक्र था, जैसे वह रिश्ते नहीं, कोई संपत्ति विवाद निपटा रहे हों। इतना सब सुनकर अब तक चुप बैठे सौरभ से भी नहीं रहा गया। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, आवाज में शिकायत भरी दरार। बाबूजी, हम आपके बच्चे हैं। आप हमें यूं कैसे अलग थलग कर सकते हैं? इस घर में हमने भी जिंदगी बिताई है। माँ के साथ हमने यहाँ कितनी यादें बनाई हैं। आपके बाद ये प्रॉपर्टी मेरी है, थी, है और रहेगी। आप क्यों किसी ट्रस्ट को देकर मुझे अजनबी बना रहे हैं?
उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक तीखा तंज था, जैसे सारा हक वो पहले से ही अपना मान चुका था। नेहा भी चुप नहीं रही। उसकी आंखों में तीव्रता थी। वो अब तक एक कोने में बैठी थी, लेकिन अब तिल मिलाकर बोल पड़ी। अगर हर कोई अपने जीते जी अपनी जायदाद ट्रस्ट को देने लगेगा, तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? फिर क्यों पालते हैं लोग बेटे बहू को, जब अंतिम समय में भी अकेले रहना है? हर एक बात में हक, भविष्य, जायदाद, मकान, ट्रस्ट जैसे शब्द गूंज रहे थे, लेकिन एक भी वाक्य में बाबूजी अब कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप अकेले तो नहीं हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं था। कमरे में एक अजीब सी हवा बह रही थी, जिसमें रिश्ते दम तोड़ते जा रहे थे और शब्दों की तलवारें सत्येंद्र जी के सीने को चीरती चली जा रही थीं। पर वो अब भी खामोश थे। उनका चेहरा पत्थर सा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नमी छलक रही थी। शायद वो सोच रहे थे कि सचमुच अब ये घर मकान भर ही तो रह गया है। सत्येंद्र जी अब भी शांत बैठे थे, लेकिन उनके अंदर भावनाओं का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। एक बार फिर नेहा की आवाज गूंजी, जिसके शब्दों में गुस्से के साथ साथ एक दबा हुआ अधिकार भी छलक रहा था। बाबूजी, आप सोच कर तो देखिए, हम किराए के मकान में रहते हैं, हर महीने किराया देना पड़ता है, आगे हमारे बच्चे होंगे, घर का खर्च सब कुछ किसी तरह संभालते हैं, और उधर हमारा अपना मकान खड़ा है, वही मकान जिसमें आपके बेटे का बचपन बीता है, जिसकी एक एक ईंट में आपके अरमान बसते हैं। और कितना बुरा लगता है हमें ये सोचकर कि हमारा खुद का मकान होते हुए भी हमें दूसरों की छत के नीचे रहना पड़ रहा है। हम तो मन ही मन सोचकर बैठे थे कि अब जल्द ही ये सब हमारा होगा। हम यहाँ आएंगे, बच्चों को यहाँ लाएंगे, इस घर में नई शुरुआत करेंगे। वो कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में नमी नहीं, बल्कि क्रोध की आंच थी। इतना कहकर नेहा थोड़ी पीछे हुई और अब तक चुप बैठा उसका भाई अजीत भी सामने आया। उसकी आवाज अपेक्षाकृत धीमी थी, पर लहजा उतना ही कड़ा। हम तो आपके इस निर्णय को मानने से इनकार करते हैं बाबूजी। वो सीधे सत्येंद्र जी की आंखों में देखते हुए बोला, एक बार फिर से सोचिए प्लीज। नेहा सही कह रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके बच्चों को इस घर की जरूरत है, और ये उनका हक भी है। उनका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। आप भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जो बाद में सबको पछताना पड़े। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई कुछ न कुछ बोल चुका था। हर आवाज में एक ही बात थी, ये घर हमारा है। पर एक भी आवाज में ये नहीं था कि बाबूजी आप क्या चाहते हैं और ऐसा क्यों चाहते हैं। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। कमरे की दीवारें तरह तरह की आवाजों से गूंज रही थी। कोई अपनी दलील दे रहा था, कोई अधिकार जता रहा था, कोई रिश्तों की दुहाई दे रहा था, तो कोई संपत्ति की। तभी एक आवाज आई, मजबूत, सच्ची और दिल से निकली हुई। वो आवाज उनके पुराने मित्र जनक जी की थी, जिनकी आंखों ने भी उम्र देखी थी और अनुभव ने उन्हें सच और झूठ में फर्क करना सिखा दिया था। जनक जी ने सबके सामने ठहराव भरी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सत्येंद्र को पूरा हक है कि वो अपनी संपत्ति का क्या करे और क्या ना करे। ये उसका जीवन भर का अर्जित धन है, उसकी मेहनत की कमाई, उसका सपना। और जब अपने ही बच्चे नालायक निकलें, जब वे सिर्फ हक जताना जाने और अपने फर्ज भूल जाएं, तब बुजुर्गों को ऐसे ठोस और कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। उनकी बातों में न कोई गुस्सा था, न शिकवा, सिर्फ सच्चाई की चुभती हुई धार थी। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। नेहा, जो अभी तक सबके सामने अधिकार और दावे कर रही थी, पल भर को झेप गई। सौरभ की नजरें जमीन पर गड़ गई, क्योंकि आज एक मित्र ने बेटे से भी ज्यादा समझ रखने वाला कोई उनके पिता की आवाज बनकर खड़ा हो गया था। जनक जी ने आगे कहा, रिश्ते खून से नहीं कर्तव्यों से जिंदा रहते हैं।
और जब संतान अपने कर्तव्य भूल जाए तो पिता को भी हक है कि वो ऐसे रिश्तों को ठुकरा दे जो सिर्फ बोझ बन चुके हैं। उनके शब्दों में वो आक्रोश नहीं था जो चीखता है, बल्कि वो ठहराव था जो सोचने पर मजबूर करता है। एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग का साथ दिया था, न्याय की आवाज बनकर, और इस आवाज में समाज के उन तमाचे की गूंज थी जो अक्सर चुपचाप सहते बुजुर्गों को पहली बार बोलना सिखा रही थी। सत्येंद्र जी की आंखें एक बार फिर भीग गई। उनकी आंखें एक टक दीवार पर टंगी सुलोचना जी की तस्वीर पर टिक गई। वही तस्वीर जिसमें उनकी पत्नी अब भी उसी सौम्य मुस्कान के साथ दिख रही थी, जैसे हर परिस्थिति में उनका साथ देने का वादा कर रही हूँ। उनकी यादों का झरोका खुल गया था। कैसे, कितनी मेहनत, त्याग और छोटी छोटी खुशियों से उन्होंने इस घर को गढ़ा था। न कोई बंगला था, न कोई चमक दमक, एक साधारण 2 मंजिला मकान जहां हर कोना, हर दीवार, हर खिड़की उनके जीवन की गवाही देती थी। उन दिनों की याद उन्हें आ रही थी जब सुलोचना जी किराने के सामान में से कुछ पैसे बचा लिया करती थी। वो एक एक रुपए को सहीजती और फिर हंसकर कहती, हमारा भी एक दिन अपना घर होगा, छोटा ही सही, लेकिन हमारा अपना घर होगा। सत्येंद्र जी ने दिन रात मेहनत की थी। गर्मी में बच्चों को पढ़ाते, सर्दियों में कोचिंग लेते और हर महीने की सैलरी में से कुछ हिस्सा इस सपने के लिए जोड़ते रहे। आखिरकार वो दिन भी आया जब इस मकान की नींव पड़ी, जब पहली बार ईंट रखी गई थी। तब सुलोचना जी ने एक छोटी सी पूजा की थी। उस दिन दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के और अपनेपन के। यह मकान उनके लिए सिर्फ 4 दीवारें नहीं था, यह उनकी जिंदगी का सार था। हर दीवार पर सुलोचना जी की सजावट का स्पर्श था, हर कोने में उनके सपनों की खुशबू थी। रसोई में रखे पुराने बर्तन, बैठक की दीवार पर टंगी घड़ी और आंगन में लगे तुलसी के पौधे, ये सब एक पूरा जीवन समेटे हुए थे। फिर आया वो समय जब सौरभ बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया, बेटे को शहर भेजा, पैसों की तंगी झेली, लेकिन कभी सिकवा नहीं किया। सिर्फ यही सोचते रहे, हमारे बेटे का भविष्य बने, यही हमारा सुख है। और जब समय आया तो नेहा से उसकी शादी करवा दी। सुलोचना जी ने नेहा को अपने घर की जिम्मेदारियां सौंप दी, लेकिन नेहा ने कभी इस घर को सच में अपना माना ही नहीं। वो इस घर में आई तो जरूर थी, लेकिन आत्मा से कभी जुड़ी ही नहीं। उसका जीवन बस 2 लोगों के इर्द गिर्द सीमित था, एक वो खुद और दूसरा उसका पति सौरभ। बाकी सब उसके लिए अतिरिक्त थे, अनचाहे रिश्ते, अनसुनी आवाजें और बोझिल जिम्मेदारियां। घर के काम उसे किसी जरूरत या प्यार का हिस्सा नहीं लगते थे, बल्कि जैसे जंजीरें हों जिनसे वो खुद को हर दिन आजाद करना चाहती थी। कभी खाना बनाने का मन नहीं होता, कभी बिस्तर पर पूरा पूरा दिन बिता देती। कई बार सुलोचना जी ने उसे प्यार से समझाया तो कई बार चुपचाप अकेले काम किया, लेकिन नेहा का रवैया कभी नहीं बदला। एक दिन की बात है, सुलोचना जी की तबीयत ठीक नहीं थी। सुलोचना जी ने धीरे से नेहा से कहा, बहू जरा बर्तन धो देना बेटा, मेरे पूरे बदन में बहुत दर्द है आज और बुखार जैसा भी लग रहा है। तो नेहा झुंझलाकर बोली, अगर नौकरानी ही चाहिए थी तो बहू क्यों लेकर आए थे, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। सुलोचना जी चुप हो गई, आंखों में नमी आ गई, पर मुस्कान फीकी सी टिकाए बोली, बहू अपने ही घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता है, और फिर मैं पूरा काम तुमसे ही तो नहीं करवाती हूँ। वो तो आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, और आखिर घर तुम्हारा है तो उसे संभालना भी तो तुम्हें ही है। उनके शब्दों में माँ की ममता थी और उम्मीद की एक किरण कि शायद बहू समझ जाए। लेकिन नेहा ने पलट कर ताना मारा, तो क्या हो गया मम्मी जी, क्या मेरी शादी से पहले आप घर का काम नहीं करती थी? फिर अचानक बहू के आते ही क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आता कि बहू के आते ही सास अचानक बूढ़ी कैसे हो जाती है।
या सास की तबीयत कैसे खराब हो जाती है। फिर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए नेहा अपने कंधे उचकाती हुई वहां से चल दी, जैसे उसकी कोई जिम्मेदारी ही न हो, जैसे ये घर उसका है ही नहीं। पीछे छूट गई सुलोचना जी, अकेली, थकी हुई और भावनात्मक रूप से टूटती हुई। उनकी आंखें नम थी, लेकिन होठों पर अब भी वही धैर्य भरी मुस्कान थी, जिससे हर माँ खुद को संभालती है। वो धीरे से दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और खुद से बुदबुदाई, काश तुम कुछ समझ पाती नेहा। सुलोचना जी के लिए अब कुछ भी आसान नहीं रहा था। नेहा की बेरुखी और तटस्थता दिन ब दिन उन्हें तोड़ रही थी। कई बार जब नेहा उन्हें उल्टा जवाब देती, तो सुलोचना जी चुपचाप रसोई में जाकर आंसू पोंछ लेती। कभी कभी उन्होंने बेटे सौरभ से भी बात करने की भी कोशिश की, एक माँ की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। बेटा, नेहा से थोड़ा कह दो, कुछ बातों में मेरी मदद करवा दिया करे, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पाती अब। पर सौरभ हर बार एक ही रटा रटाया जवाब देता, मम्मी, आप तो मेरी शादी से पहले भी काम करती थी ना, अब क्या हो गया। वैसे भी आप जैसी सासें बहुएं को बेटी मानती ही नहीं, बस इसी वजह से घरों में दिक्कतें आती हैं। सुलोचना जी उसका यह जवाब सुनकर चुप हो जाती। उनके होठों पर कोई सफाई नहीं आती, बस उनकी आंखों में दर्द की एक और परत जुड़ जाती थी। शादी को 3 महीने ही हुए थे और उसी दौरान सुलोचना जी के भाई भाभी पहली बार उनके घर आने वाले थे। घर के रिश्तों को लेकर भले ही कुछ भी ठीक ना हो, लेकिन उनके मन में आज भी अपने मेहमानों के लिए वही उत्साह था। भैया भाभी सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, यही सोचकर उन्होंने एक दिन पहले ही नेहा से धीरे से कहा, बहू, कल जरा जल्दी उठ जाना, मेहमान आने वाले हैं, मुझसे सब कुछ अकेले नहीं होगा, जरा मेरी मदद कर देना। नेहा कुछ नहीं बोली, ना हाँ ना ना, बस सुन लिया और अपने फोन में व्यस्त हो गई, जैसे सास की कोई बात से उसे कोई लेना देना ही ना हो। अगली सुबह सुलोचना जी 4 बजे से ही जाग गई थी। घर की झाड़ू, पोछा, रसोई की तैयारी, सब कुछ उन्होंने खुद करना शुरू किया। लेकिन जब घड़ी ने 7 बजाए और नेहा अब भी कमरे से बाहर नहीं निकली, तो सुलोचना जी ने झिझकते हुए उनका दरवाजा खटखटाया। बहू, 1 घंटे बाद मेहमान आ जाएंगे, जरा सफाई करवा दो पहले, बहुत चीजें पड़ी हैं इधर उधर। जैसे ही नेहा की नींद टूटी, उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। गुस्से में बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला और सुलोचना जी को सामने देख जैसे उस पर आग ही लग गई। उसका लहजा तल्ख था, आंखें लाल और आवाज तेज। सुलोचना जी सकपका गई, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सब जैसे गले में ही अटक गए। नेहा दरवाजे में खड़ी बड़बड़ाने लगी, मम्मी जी, ये क्या बदतमीजी है, भला कोई ऐसे बेटे बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाता है क्या। अगर घर की साफ सफाई नहीं हुई तो क्या आपके मेहमान घर पर नहीं आएंगे, और मेहमान आपके हैं तो काम भी आप ही कीजिए। मुझे कोई शौक नहीं है हर सुबह नौकरानी बनने का। नेहा का लहजा इतना तीखा था कि जैसे सुलोचना जी को किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो हक्की बक्की रह गई, दरवाजे में खड़ी हाथ में झाड़न लिए, आंखों में अपमान के आंसू लिए और मन ही मन बस सोच रही थी, क्या बहू से कोई उम्मीद लगाना गुनाह है। तभी अंदर कमरे से सतेंद्र जी भी बाहर आ गए और बात को संभालते हुए बोले, बहू, माना कि बेटे बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाना नहीं चाहिए, लेकिन सौरभ की माँ को आज तुम्हारी जरूरत है, मेहमान आने वाले हैं, तो कम से कम थोड़ी मदद ही कर देती। ये घर तुम्हारा भी है ना। काम बांटना कोई छोटा काम नहीं है, घर चलाना एक साझेदारी होती है बेटा। लेकिन नेहा का चेहरा और ज्यादा तमतमा गया। ओह, तो अब मैं बहू नहीं, नौकरानी बन गई हूँ। घर के कामों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये आपका मकान है, तो आप ही साफ कीजिए। मैं तो थक चुकी हूँ इस घर की रोज रोज की जिम्मेदारियों से। उसका लहजा
इस बार सीधे सुलोचना जी के आत्मसम्मान को चीर गया। घर का सुकून जैसे अचानक कांच की तरह टूट गया। फिर बिना किसी की कोई बात सुने नेहा ने अलमारी खोली, कपड़े बैग में ठूंसे, जोर से चप्पलें पहनी और गेट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ। 2 दिन की शादी में ही सासू माँ को काम वाली बाई चाहिए। सत्येंद्र जी ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। कुछ घंटों बाद सौरभ ने भी घर आकर वही किया जिसका डर सुलोचना जी को था। नेहा को लेने उसके मायके गया और वहीं से उसे लेकर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। ना माँ बाप की सलाह ली, न कोई बात की। सबसे बड़ा घाव तब लगा जब नेहा के माता पिता ने भी साफ शब्दों में कहा, सुलोचना जी, आजकल की बहुओं को आजादी चाहिए। हमारे घर में नेहा कभी दुखी नहीं रही। अगर वो यहाँ खुश नहीं है तो हम उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। ये बात सुनकर सुलोचना जी और सत्येंद्र जी भीतर से टूट गए। कई रातों तक सुलोचना जी सो नहीं सकी। घर में अब वो रौनक नहीं थी जो बेटे बहू के आने से सोची थी। कभी कभी दीवारों से सुलगती नेहा की वो बातें गूंज उठती, मैं बहू नहीं, नौकरानी बन गई हूँ। सत्येंद्र जी खामोश होकर अखबार की आड़ में आंसू छुपाते और सुलोचना जी चुपचाप पूजा के दीपक की लौ को ताकती, मानो पूछ रही हूँ, क्या माँ बनकर बेटे को पालना बस इतना ही सिला देता है ये जमाना। ऐसा नहीं था कि दोनों ने उनको घर बुलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उनके घर पहुंचे तो बेटे के तर्क सुनकर दोनों आवाक रह गए। जब उन्होंने सौरभ से कहा कि अब तो घर लौट आओ, तो सौरभ की आंखों में एक अलग ही उल्हाना तैर रही थी। उसने कुछ पल तक मौन साधा, फिर संयम तोड़ते हुए बोला, बाबूजी, आप लोग बहू को बहू समझते ही कहाँ हो। माँ ने अगर उसे बेटी की तरह अपनाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यहाँ तो बहुओं को सिर्फ काम करने वाली मशीन ही समझा जाता है। यह सुनकर सत्येंद्र जी कुछ पल तक सन्न रह गए। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वर्षों की उपेक्षा और गलत फहमियों की परछाई थे, जो अब बोल बनकर सामने आ रही थी। उन्होंने धीरे से लेकिन तीखे स्वर में पूछा, अच्छा बेटा, तुम्हारे इस किराए के घर में तुमने कोई काम वाली रखी है क्या? सवाल सुनकर सौरभ झेंप गया। कोई जवाब नहीं सूझा, सिर झुका लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि नेहा सब काम खुद करती है, लेकिन फर्क ये था कि यहाँ वो अपना घर समझकर करती थी, जबकि ससुराल उसे पराया घर लगता था। तभी सुलोचना जी ने बड़ी ही शांत पर गहराई से भरी आवाज में कहा, बिल्कुल सही बात है बेटा, तुम्हारी इस किराए के घर में न कोई काम वाली है, न कोई सास, फिर भी नेहा सारा काम संभाल लेती है। पर वहां वहां अगर सास की थोड़ी बहुत मदद भी नेहा को करनी पड़े ना, तो भी बहू को लगता है जैसे वो नौकरानी बनकर रह रही हो। एक बेटी जब अपनी माँ के घर काम करती है तो मदद कहलाती है, लेकिन वही काम अगर बहू करे तो उसे कर्तव्य समझा जाता है, ना कि पराया घर समझा जाता है। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने लंबी सांस ली, तुम अपने किराए के घर में ही रहो, यही घर तुम्हारे लिए ज्यादा अपना है। इतना कहकर वो अपने आंसुओं को पीते हुए भारी कदमों से वहां से चली आई। इस बात से सुलोचना जी के अंतर मन को इतनी गहरी चोट लगी थी कि अब धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। सत्येंद्र जी खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। अपने जीवन साथी को धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते देखना उनके लिए असहनीय होता जा रहा था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब समय ज्यादा नहीं बचा है सुलोचना जी के पास। सत्येंद्र जी के मन में बार बार एक ही बात उठती, क्या मेरा बेटा अंतिम समय में अपनी माँ को देखेगा भी या नहीं। काफी सोचने के बाद एक दिन फिर से वे भारी कदमों से सौरभ के घर गए। नेहा ने दरवाजा खोला तो चेहरा ऐसा था मानो कोई मेहमान आ गया हो। सौरभ ने भी सामान्य सा व्यवहार किया, जैसे कोई पड़ोसी मिलने आया हो। तब सत्येंद्र जी ने अपनी रूंधी हुई आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत अब बहुत बिगड़ चुकी है,
डॉक्टर ने साफ कहा है कि ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है वो। घर में सिर्फ मैं हूँ, कोई नहीं जो उसे संभाले, कोई नहीं जो उसके पास बैठे। कम से कम अब तो तुम लोग घर आ जाओ, आखिर वो घर तुम्हारा भी है। कुछ क्षणों की चुप्पी छाई रही। सौरभ ने नेहा की तरफ देखा और नेहा ने नजरें फेर ली। सौरभ ने धीरे से कहा, बाबूजी, मेरी जॉब बहुत डिमांडिंग है और नेहा भी अभी परेशान है। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं। मैं कोशिश करता हूँ। सत्येंद्र जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उन्होंने उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ सौरभ के कंधे पर हाथ रखा और भारी मन से लौट आए। 4 दिन बाद सुलोचना जी ने अंतिम सांस ली। बिना कुछ कहे, बिना आखिरी बार बेटे का चेहरा देखे, वो माँ बेटे के इंतजार में चली गई। अब दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को मुंह दिखाने के लिए, रस्म और रीति रिवाजों की दुहाई देने के लिए सौरभ और नेहा को तो आना ही पड़ा। वे आए। आंखें कुछ नम थी, पर वो दर्द नहीं था जो एक संतान की आंखों में मां के जाने के बाद होता है। नेहा ने रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जैसे एक जिम्मेदारी पूरी कर रही हो। सौरभ पूरे समय चुपचाप था, शायद अंदर से खाली या शायद अपराध बोझ से भरा हुआ था। 13वीं के बाद बेटा बहू फिर से उन्हें अकेला छोड़ चले गए, लेकिन आज जैसे ही उन्हें मकान के बारे में खबर मिली, तब दौड़ते दौड़ते दोनों आ गए। सत्येंद्र जी ने किसी को आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि यह सौरभ और नेहा की चाल थी, ताकि परिवार और समाज के सामने दबाव बनाकर अपने हक का दावा कर सकें। और उन्हें यकीन था कि बुजुर्ग बाप को कुछ भी कहकर, भावनाओं में बहाकर वो ये मकान अपने नाम करवा लेंगे। लेकिन सत्येंद्र जी अब वो व्यक्ति नहीं थे जो भावनाओं में बह जाते। नेहा हमेशा की तरह अपने आत्मविश्वास में चूर सबसे पहले बोल पड़ी, देखिए बाबूजी, ये मकान आप किसी ट्रस्ट के नाम नहीं कर सकते। आपने सोचा भी कैसे कि हम चुप रहेंगे? भूलिए मत, आपके बुढ़ापे का सहारा हम ही हैं। आखिर आपके अंतिम समय में हम ही तो आपको देखेंगे। सत्येंद्र जी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उस एक पल में मानो बीते कई सालों की पीड़ा, अपमान और उपेक्षा उनके मन से निकलकर उनकी आवाज में उतर आई। वो बोले, धीरे, शांत लेकिन ठोस लहजे में, वाह बहू, आज तुम्हारे अंदर इस मकान के लिए इतनी चिंगारी है कि तुम अपने मायके वालों के साथ मिलकर मेरे ही सामने खड़ी हो गई हो। लेकिन तब कहाँ थी ये भावना, जब तुम्हें इस घर में माँ के साथ 2 घड़ी बैठना भी भारी लगता था। तब तुम इस घर को नर्क कहती थी और हम बुजुर्गों को अपना बोझ समझती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल सका। नेहा की आंखों में हलचल थी, पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। सत्येंद्र जी की आवाज अब थोड़ी भारी हो चुकी थी, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं तो कुछ भी करवा लोगे? बेटा, बहू, तुम लोग सिर्फ अपने मतलब से आए हो। और जब तुम्हारी माँ, जो तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहती थी, अस्पताल में तड़प रही थी, तब तुम दोनों को फुर्सत नहीं मिली। उस दिन मैंने ही तुम्हारा सच देख लिया था और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरी अंतिम सांस तक मेरा सहारा तुम नहीं, एक ऐसा ट्रस्ट होगा जो वाकई बुजुर्गों की सेवा को अपना धर्म समझता हो। अब सत्येंद्र जी खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। इस मकान पर तुम्हारा हक सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा ससुर हूं या ये तुम्हारे पति का घर है। जिस दिन तुमने इस घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी छोड़ दी, उसी दिन तुमने इस घर पर हर हक भी छोड़ दिया। तुम्हारा हक तुम्हारे पति पर है, उसकी मेहनत की कमाई पर है। इस घर की नींव मेरे खून पसीने से बनी है और इसका भविष्य अब उसी संस्था के हाथों में होगा जो इस मकान को मेरे जैसे बेसहारा बुजुर्गों के लिए आश्रय बना सके। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न कटाक्ष, बस एक पितृ हृदय की स्पष्टता थी। नेहा के माता पिता, जो अब तक अपनी बेटी का पक्ष ले रहे थे, सिर झुकाकर बैठे रह गए।
वो भी जानते थे कि इस फैसले के आगे कोई तर्क नहीं टिकेगा। सौरभ का चेहरा शर्म और झुंझलाहट से लाल हो रहा था, लेकिन वो भी जानता था कि अब देर हो चुकी है। कुछ हफ्तों बाद सत्येंद्र जी ने विधिवत रूप से वकीलों के सामने सारी कागजी कार्यवाही पूरी करके मकान एक पंजीकृत वृद्ध सेवा ट्रस्ट के नाम कर दिया। अब वह ट्रस्ट उनकी देखभाल कर रहा था और सत्येंद्र जी को एक सम्मानजनक गरिमामय जीवन मिल गया था, बिना किसी अपमान के। दूसरी ओर सौरभ और नेहा को दोबारा किराए के मकान में रहना पड़ा। उनके सपनों का महल जो उन्होंने दूसरों की छांव पर बनाना चाहा था, अब उनके हाथ से निकल चुका था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।